नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम लगाएंगे एक अदालत और उस अदालत में कटघरे में होंगे रवीश कुमार। क्यों? क्योंकि पप्पू की महाभारत हो और उसमें शकुनी ना हो, तब फिर महाभारत का आनंद कैसे आएगा? तो आज हम जानकारी करेंगे कि क्या ये रवीश कुमार वही शकुनी का पात्र करने के लिए राहुल गांधी के पास गए हैं क्या? आइए, हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी और हमारे रवीश कुमार जी। स्वागत है नमस्कार। आप दोनों लोगों का। तो अब हम ओंकार जी से पूछेंगे कि क्या रवीश कुमार जी को राहुल गांधी जी की या पप्पू महाभारत जिसको बोलते हैं उसमें शकुनी का पात्र बताना सही है? देखिए, इनके जो रंग ढंग हैं और केवल रवीश कुमार नहीं, इस यात्रा से संजय जी ऐसे बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो गए जो पर्दे के पीछे से कुछ-कुछ भूमिकाएं निभाते रहे हैं। सुकुमार के लिए कांग्रेस के सुकुमार के लिए, और वो अब प्रकट हो गए, सामने आ गए। इनसे ठीक पहले ओम थानवी के दर्शन हुए थे और उसके बाद फिर ये प्रकट हुए। उससे पहले भी प्रशांत भूषण और कुछ इनके रत्न तो साथ ही चल रहे हैं, वो टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव, जिनको इन्होंने रवीश कुमार ने नया नाम दिया है योया। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रकट हुए, और जॉर्ज पुनैया से लेकर के और यहाँ तक इतने लोगों से मिले हैं। और एक चित्र तो आज सुबह ही सुबह देख कर के बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव पंजाब में जीतेगी, क्योंकि मूसावाला के जो पिताजी हैं वो राहुल गांधी के गले आकर के मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्मकांड ये करते जा रहे हैं, ऐसे दृश्य कैमरों में कैद करवा रहे हैं जिन पर देख कर के हंसी आती है और कुछ होता नहीं है, कोई भाव भी अंदर से पैदा नहीं होता है। ऊपर से जो उनके बयान हैं वो तो माशाअल्लाह क्या कहिए, उनको तो ऐसे ऐसे बयान उन्होंने दे दिए हैं कि जो थोड़ा बहुत लोगों में भ्रम था वो सब दूर कर दिया, निकाल दिया। पांडवों की कथाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से, जीएसटी, विमुद्रीकरण और उद्योगपति उनके साथ नहीं थे। बहुत सारा ज्ञान इन्होंने ऐसा उंडेल दिया है कि उसको समेटना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से जिनका आप चर्चा कर रहे हैं, रवीश कुमार, तो रवीश कुमार वैसे तो हमें आपको दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गोदी मीडिया कह कर के ये कहीं ना कहीं एक अलग ट्रैक लेने की कोशिश करते थे। आज किसकी गोद में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं? ये हुए, ओम थानवी हुए, अभी पता नहीं वो आपको दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए। अभी राजदीप सरदेसाई, वो आरफा खानम तो उनके टॉयलेट का लाइव प्रसारण करती हुई दिखाई दे गई थी। चलिए, खाली खाली टॉयलेट का ही किया, टॉयलेट करते हुए नहीं किया, वो भी कर सकते हैं लोग। कर सकते हैं, ये वहां तक भी जा सकते हैं, और ये उसकी रंगत भी बता सकते हैं कि राहुल गांधी ने आज किस तरह का जो है बवासीर है कि नहीं ये भी बताइए। एक हमारे यहाँ मेरठ के एक वो थे शायर, वो अरे सर रुकिए, हंस लेने दीजिए। राहुल गांधी जी की विष्ठा में कुछ विशेष बात है, क्योंकि उस विष्ठा से जो खाद बनती है वो विशेष पौष्टिक होती है। ये बताया कि नहीं बताया अभी तक? तो मैं जिस मेरठ के शायर का जिक्र कर रहा था, वो ऐसे ही बेहुदा शेर कहने के लिए मशहूर थे। और ये चूंकि मतलब
तामसिक नहीं है, तो इसको मैं बता भी सकता हूँ दर्शकों के लिए। उन्होंने एक बार स्टेज पर पढ़ा कि मिल जाए अगर तकत तो हक दूं अलग अलग। रंगत अलग अलग, खुशबू अलग अलग। ये तो फिर हमें ओमकार सर। तो इसको आप पप्पू से जोड़ करके या आरफा खानम से जोड़ करके, उनकी लाइव रिपोर्टिंग से जोड़ करके देख सकते हैं कि ये लोग किस स्तर पर जाकर के मतलब रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और कितनी मतलब इन्होंने बुद्धि लगाई होगी कि मुझे टॉयलेट भी शूट करना है, इसके अलावा उनका बिस्तर भी दिखाना है और उसको सबको सामान्य बताना है। नहीं, मतलब वहां, तपस्वी बताना है, सामान्य हाँ, थोड़ी है। वो तपस्वी का बिस्तर था, वो तपस्वी का टॉयलेट था, वो तपस्वी की विष्ठा थी, उसमें सुगंध आती थी। तो जो मोदी के सही कामों को भी बताएं, वो तो है गोदी मीडिया। और जो टॉयलेट से सीधा प्रसारण करें, वो हैं बड़े तटस्थ, निष्पक्ष और मतलब बेहतरीन किस्म के संवाददाता। और अगर 10 कदम राहुल गांधी के साथ चल भी दें तो फिर तो सोने पर सुहागा। तो इनकी सबकी पोल पट्टी एक्चुअल में खुल गई है। बहुत दिनों से इन्होंने सर्टिफिकेशन का एक धंधा चलाया हुआ था कि मीडिया कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, एडिटर कौन है। जो आरएसएस को गाली दे, जो मोदी को गाली दे, जो इनके खिलाफ बोले, वो असली पत्रकार है। और जो इनकी चमचागिरी करे, यानी वामपंथियों की, 10 जनपद की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की इनकी आरती उतारता रहे और इनकी कृपा के पात्र बनता रहे, वो असली जर्नलिस्ट है। तो वो विनोद दुआ और पद्मश्री पाने वाले कई लोग उस समय, वो सब असली जर्नलिस्ट हैं। और जो नहीं पा पाए उनकी कृपा, वो कहें कि जर्नलिस्ट, वो तो गोदी मीडिया है। तो अब हम इस मैटर में डायरेक्ट रविश कुमार जी से ही पूछ लेते हैं। रविश कुमार जी, आज आप अदालत में हैं। ये बताइए कि आप क्या करने गए थे राहुल बाबा के साथ घूमने? कि आप उनकी महाभारत जो है वो जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर लड़ी गई, इस वार्ता से सहमत हैं रविश कुमार जी? सबसे पहले मेरे बैकग्राउंड को देखा जाए, क्या है? काला रंग, काला शोक का प्रतीक होता है। भारत में ये जो नया भारत आप बना रहे हैं संजय जी, जो लगातार जयपुर डायलॉग ओशन नेटवर्क या अभिषेक तिवारी शो करना चाह रहा है, ये हम नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? मेरे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बताया था कि रवीश, अपने बड़े भाई के सानिध्य में जाओ। बड़े भाई वही, पता है ना, दलित लड़की के साथ छई छप्पा छई कर रहे थे, वही वाले। हाँ हाँ हाँ, ब्रजेश पांडे जी। जी। तो हमारे बड़े भाई ब्रजेश पांडे जी विधायक है, लेकिन हम तो बड़े अवार्डधारी हैं, ओ, पत्रकारिता का सबसे बड़ा विधायक कब अवार्ड। बने? नहीं भी बने तो बनते बनते रह गए। मान लीजिए चुनाव लड़े थे ना जी। आप भी चुनाव लड़े। लड़ने जा रहे हैं क्या किशनगंज से? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे इस बात का अफसोस है कि इतना बड़ा मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने मुझे नीचा दिखाने के लिए अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, वो प्रसून वाजपेयी को इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे लगातार इग्नोर किया। अब मैं उनसे संसद में जाके डंके की चोट पे सवाल करूंगा, तब तो वो नहीं बच पाएंगे। रवीश कुमार बदला लेके रहेगा, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैजलवा बदला लिया था। हम आपको बता दें कि 2 ठो इलाका भी चुन लिए हैं, भोजपुरी में चैनल भी खोल लिए। ये तो शेर हो गया। 2 ठो इलाका भी चुन लिए हैं, भोजपुरी में चैनल भी यूट्यूब खोल लिए हैं। मधुबनी और किशनगंज से लड़ने की फिराक में है। देखिए कहां पे राहुल बाबा मेहरबान होते हैं। इसीलिए राहुल बाबा के साथ पदयात्रा करके हम उनको बता रहे थे
कि देखिए सत्ता में कैसे हम आ सकते हैं, सत्ता में आने के कुछ उपाय। आप अगर चौसा में किसान पीट दिए जाए, बिहार में लाठी चार्ज सरकार कर दे, तो आप चुप हो जाइए। वहां पे जाकर के पागलपंती मत दिखाइएगा कि किसान आंदोलन को हम समर्थन देते हैं, अपना ही पार्टी सत्ता में है। और रामचरितमानस वाले बवाल पे भी आप चुप ही रहिएगा और मीडिया को भी बताइएगा इस प्रकार के सवाल ना पूछे, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोग हैं, अलायंस पार्टी के लोग हैं। तो ये सारी चीजें संजय जी हम करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके प्रतिरोध में देखिए मैंने स्क्रीन काली कर दी है। और बताइए, बागों में बहार है, हैं? तो रमेश जी, आपको शकुनी कहना ठीक रहेगा क्या? और वैसे मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी भविष्यवाणी है, थोड़ा बहुत बिहार में भी जानता हूँ, कि किशनगंज से तो मत लड़िएगा। देखिए, आप अगर कहीं किशनगंज चले गए ना, तो वो एमआईएम वाला जीत जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। अब क्या बताएं, यही कश्मकश हमारे पास भी चढ़ी है। मधुबनी भी उतना सेफ लग नहीं रहा है। पिछले 1-2 महीने में भाजपा के लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ संपर्क में हैं। भाजपा अपना कुनबा बड़ा कर रही है। इसी वजह से मैं थोड़ा कश्मकश में हूँ कि यार मोतिहारी से चुनाव जीतेंगे नहीं, वो तो भाजपा भूमिहारों का बेल्ट है। छपरा का वही हाल है। सिवान में शहाबुद्दीन की वाइफ जो है वो कह रही है कि हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा इस बार। तो तकलीफ है। देखिए कहीं भी जुगाड़ हो जाता है तो वहां पे विक्टिम कार्ड तो खेल ही सकते हैं। तो हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे अपना, जैसे कि हम बताए कि दैत्यों को हराने के लिए स्वयं देवताओं ने अडानी को भेजा था यहाँ पे। और अडानी ने जन्म ही इसीलिए लिया था कि वो एनडीटीवी खरीद सके और मुझे बेरोजगार कर सके। उसी प्रकार से थोड़ा कश्मकश है बिहार में। देखिए हो सकता है राहुल बाबा अमेठी से ही हमको चुनाव लड़वा दें। ऐसी सेफ सीट तो चाहिए जहां से हम जीते और सवाल पूछे मोदी से। ओंकार जी, अमेठी से रवीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे, कैसा विचार है? राज्यसभा से भी भेज दीजिए, मतलब हम मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं। जो तो सवाल तो बाहर ही बैठ बैठ के पूछ लीजिए ना, यूट्यूब से पूछ भाव नहीं लीजिए। देते हैं, भाव नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, डरते हैं हमसे। मोदी डरते हैं हमसे, अंबानी डरता है, पूरा सृष्टि डरता है, ब्रह्मांड डरता है। मामूली आदमी समझे हम हमको। मैंने मैग्सेसे अवार्ड लिया है, आप हमको मामूली आदमी मत समझिए। मेरे सवालों से लोग डर रहे हैं भाई। भूकंप आया है, नेपाल में प्लेन क्रैश कर गया मेरे सवाल की वजह से। अच्छा, उसमें बिहार का भी था कोई? 5 आदमी थे, गाजीपुर के आसपास के लोग। चलिए हम बात करते हैं अब ओंकार जी से। ओंकार जी, आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या रवीश कुमार से? नहीं, मेरा तो यही प्रश्न है, असली नकली जो भी रवीश कुमार है उनसे सवाल। और मुझे तो नकली जो असली है वो भी नकली लगने लगा है, क्योंकि और जो नकली है वो असली लगने लगे हैं मुझे। तो ये बताएं रवीश कुमार के साहब, आप जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 2014 तक, आपने कांग्रेस की खटिया खड़ी करने वाली कितनी रिपोर्ट्स फाइल की और कितने प्रोग्राम दिखाए। दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा उन स्टेट्स की घटनाएं ही क्यों घटनाएं दिखी जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं थी और दूसरे दलों की सरकारें थी। उनमें भारतीय जनता पार्टी भी है और दूसरे दल भी हैं। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते रहे तो आपको नीतीश कुमार रावण दिखाई देने लगे। जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, लालू जी के साथ गए, तो वो आपको देवता दिखाई देने लगे। ये रंगत आप क्यों बदलते रहे? और जिन स्टेट में कांग्रेस की सरकारें रही, वहां की बड़ी से बड़ी घटनाएं भी आप रिपोर्ट करने से क्यों बचते रहे? केजरीवाल को मैंने बनाया है गुरु। छिपकली और गिरगिट से ज्यादा तेजी से रंग बदलने की कला में मैं हो गया हूं माहिर। आपको एक बात बता दूं ओमकार चौधरी सर,
जिस एनडीटीवी की स्थापना डीडी नेशनल के टेप को चुरा करके हुई और जिसमें भी जिस सरकार ने मदद की, आप क्या चाहते हैं मैं उसी सरकार के खिलाफ बोलूं? 25वीं सालगिरह जहां पे हमने राष्ट्रपति भवन में बनाया, क्या मैं उस सरकार से सवाल करूं? या मैं, और दूसरी बात, मैं सेकुलर हूं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस देश में अगर इस्लामिक शासन आ ही जाएगा तो क्या होगा? आप खतना नहीं क्यों करवाना चाहते? खतना करवाने में क्या दिक्कत है? मैं खुद करवा चुका हूं, मेरा मेरा भाई करवा लेगा, सब करवा लेंगे। सवाल यह है कि इस देश में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफी है। दोस्त, प्यार बहुत जरूरी है और प्यार जो है वो बहुत जरूरी है। मैं तो बार बार कहता हूं अपने माध्यम से, ये राइट विंग वाले प्यार करना नहीं जानते हैं दोस्त। आपको प्यार करना है तो एनडीटीवी वालों से सीखिए। हमको अंग्रेजी का सिखाने बोल करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली गई, उसका भी दुख है। तो अब तो आप मोहब्बत की दुकान पे पहुंच ही गए हैं। हाँ, वो भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार। आइए जरा थोड़ा आप गंभीर चर्चा भी कर लें जिस भारत जोड़ो यात्रा की और जिस तरह से चल रहे हैं ओंकार जी। लेकिन गंभीर से सर, सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा सीरियस नोट पे। ये बातें चल रही है कि रवीश जी सीरियसली चुनाव लड़ेंगे और मधुबनी से ही मोस्टली ज्यादा चांसेस है लड़ेंगे। किशनगंज मैंने एक ऑप्शन के तौर पे जो बातें रूमर उठ रही है बिहार में, उस पे बातें हो रही है। एक और भी कुछ लोग आरजेडी ऑफिस में बात कर रहे थे कि हो सकता है रवीश जी को राज्यसभा भी कांग्रेस डायरेक्ट भेज दे अगर बिहार में ज्यादा सीटें आ गई 2024 के चुनाव में। तो जी 2024 का चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन जो प्रश्न उठता है ओंकार जी से पूछूंगा मैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा में रवीश कुमार जो पहुंचे हैं, आज मैं देख रहा था और बात बड़ी सही कह रहे थे, मुझे सही लगी। हर्षवर्धन जी कह रहे थे, त्रिपाठी जी, कि ये वहाँ पर अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करने गए हैं कि जो स्कीम प्रशांत किशोर लेके आए थे, वो प्रशांत किशोर को तो रिजेक्ट कर दिया गया। अब रवीश कुमार कह रहे हैं कि वो स्कीम मैं लागू करूंगा। कौन सी स्कीम लेकर के आए थे प्रशांत भूषण, संजय जी? कि कांग्रेस को आगे चुनाव कैसे जिताया जाए, उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाए थे बहुत बड़े बड़े, वो लीक भी हो गए थे, आपको भी पता है। नहीं, ये सही बात है सर, हंसने की बात नहीं है, ये नहीं, सर सही बात बोल। मैं हंस इस बात पर रहा हूं कि इनको प्रशांत भूषण को भी, योगेंद्र यादव को भी केजरीवाल ने कैसे प्रशांत किशोर बोला मैंने, प्रशांत भूषण। अच्छा, प्रशांत किशोर, प्रशांत भूषण नहीं। प्रशांत तो किशोर जो स्कीम लेके आए थे इनको हाँ, कांग्रेस को जिताने के लिए, तो वो प्रशांत किशोर को तो रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी ने, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो उनको स्वीकार नहीं थी। वो चाहते थे कि प्रशांत किशोर को इन्होंने एक्चुअल में वो पद नहीं दिया जो प्रशांत किशोर चाह रहे थे। प्रशांत किशोर तो ये चाह रहे थे कि जो अहमद पटेल का रुतबा था कांग्रेस में, वो रुतबा उनको हासिल हो जाए। वो इनको और कांग्रेस के कुछ नेताओं को, जिनकी दुकान बंद हो जाती अगर वो बैठ जाता वहां, तो उन्होंने जो है विरोध कर दिया, तो वो तो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें सीरियसली, जो सुझाव उन्होंने दिए और बाद के जो इंटरव्यू उनके आए हैं, उन्होंने जो बताया कि भाई मैंने क्या क्या बातें कही थी, ये उनका करीब करीब 70% जो उनके सुझाव थे उस पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पब्लिक के बीच में आप लोगों को जाना पड़ेगा, ये ट्विटर खेल करके आप जनाधार नहीं बढ़ा सकते हैं। कई उनके सुझाव ये अमल में ला रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को रिजेक्ट किया इन्होंने। प्रशांत किशोर के जो सुझाव थे उनको कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट दिखाई करते हुए और उन पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो तो उनके साथ तो कुछ वैसा हुआ है कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, तो उनको कुछ मिला मिलाया भी नहीं, कांग्रेस से पेमेंट भी नहीं आया, और जो उनके सुझाव थे उन पर ये कुछ अमल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा का अगर हम हासिल और नुकसान दोनों पर नजर दौड़ाएं, तो एक ये उपलब्धि तो है
कि जब तक इनका मुंह बंद था, जब तक इन्होंने होठ और जबान नहीं खोले थे, तब तक इम्पैक्ट तो ठीक ही जा रहा था, संदेश तो ठीक ही जा रहा था कि भाई लोगों के बीच में जा रहे हैं, रोज अलग अलग वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं। भले ही वो बड़ा फैब्रिकेटेड सा लग रहा हो कि पकड़ पकड़ करके अलग अलग तरह के लोगों को लाया जा रहा है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, वीडियो बनवाई जा रही है, फिर धुआंधार तरीके से उनको प्रसारित किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। मीडिया को भी बुला करके कवरेज कराने की कोशिश की जा रही है। जब तक ये बोलना शुरू नहीं किए थे तब तक इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा ठीक था। लोगों को लग रहा था कि भाई अब ये ट्विटरबाजी से सड़कों पर आ गए हैं, पब्लिक से कम मिल तो रहे हैं जा करके। लेकिन भाई ने जब से बोलना शुरू किया है, रुकने का नाम नहीं, और ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं, मतलब जिनको बहुत लंबे समय तक लोग याद भी करते रहेंगे, एक दूसरे को सुना करके आनंद की अनुभूति भी प्राप्त करते रहेंगे। और बहुत सारे तो ऐसे डायलॉग बोल दिए हैं कि कपिल शर्मा शो भी शर्मा जाए। तो आप ऐसे यदि मुझे अनुमति दें तो मैं जी जी एक, किसी ने मुझको एक लिस्ट भेजी है। वैसे तो और भी बताएंगे, रवीश कुमार जी ज़्यादा कवरेज करते हैं उनका, तो उनको ज़्यादा ध्यान होगा, लेकिन मेरे पास 13 पॉइंट हैं, वो मैं बोल देता हूँ। नंबर 1, पांडवों ने सभी धर्मों का सम्मान किया था। नंबर 2, पांडवों के साथ में सभी छोटे दुकानदार थे। नंबर 3, पांडवों ने कभी जीएसटी नहीं लगाई। नंबर 4, पांडवों के साथ कोई भी बड़े उद्योगपति नहीं थे। नंबर 5, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ रुपए है। नंबर 6, कौरव खाकी नेकर पहनते थे। नंबर 7, पांडवों ने कभी नोटबंदी नहीं की। नंबर 8, राहुल गांधी ने खुद राहुल गांधी को मार दिया है और अब वो कंटेनर बाबा है। नंबर 9, भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। नंबर 10, कंटेनर बाबा को समझने के लिए पहले भगवान शिव को समझना होगा। नंबर 11, जो सर्दी से डरते हैं उनको सर्दी लगती है। नंबर सही 12, इस्लाम से ज्यादा शांति वाला कोई धर्म नहीं है। नंबर 13, कंटेनर के अंदर ही असली बैंकॉक है। हर हर महादेव। ये हर हर महादेव आरएसएस वाले नहीं बोलते हैं, ये मेरी तरफ से ऐड किया मैंने। अब इस पर आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा। क्या गलत बोला बाबा ने? क्या गलत बोला? रोमिला थापर जब ये कहे कि अशोक जो है, अशोक से प्रेरित थे प्रभु श्री रामचंद्र, तब तो ठीक ही है। जिसकी देखिए गुरु भी तो देखिए, टीम तो देखिए, टीम किसकी है। ये चीज जो टीम है, कोर टीम तो वही है। कभी उसमें कमल हसन आ जाएंगे। कमल हसन ने क्या कहा कि चलो ने कोई हिंदू मंदिर नहीं बनाया। तो चाहे इस लेवल का नॉलेज शेयर होगा तो वहां तो कहा जाएगा कि भाई महाभारत में सभी धर्म के लोग थे, वहां पे मुसलमान थे, ज्यूस थे, पारसी थे, सभी थे। ये आपको मान लेना चाहिए। वैसे भी भारत में इस प्रकार के कई इतिहास बोले गए। ये उतना ही बड़ा मजाक है जितना बड़ा मजाक ये कहा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। वो तो आप जैसे लोग आ गए फतवा आलमगीरी वगैरह का ट्रांसलेशन करने लग गए, तो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। वरना इतने दिन तक तो हम एक्सपोज नहीं हुए थे। तो एक अटेम्प्ट करने में क्या जाता है? गलत नहीं बोला बाबा ने। बाबा गलत नहीं बोलते। कंटेनर बाबा इज ग्रेटेस्ट। लेकिन इसके अलावा भी एक आध बयान उनका छूट गया है, जिन्होंने भी आपको लिस्ट भेजी है। एक बयान उनका बहुत ही वायरल हुआ था कि इस यात्रा में कुत्ते भी आए, सुअर भी आए, सुअर भी आए। आपने देखा? आपने नहीं देखा? इसमें भैंस भी आई, भैंस भी आई, और किसी ने किसी को नहीं मारा। मैंने पूछा था स्वरा भास्कर से कि तेरे को भैंस कह रहे हैं क्या, तो उसने जवाब नहीं दिया। मुझे आरफा ने ब्लॉक कर दिया है। मैंने भी यही बात बोला था, इस यात्रा में सुअर गधे सब आ रहे, भैंसा भी आ रहे हैं। यार मजाक नहीं, ये तो असल में तो हमारे प्रिय जो भाईजान लोग हैं उनको तो बायकॉट कर देना चाहिए। बताइए, सुअर बोल दिया।
हाँ यार, ये तो सुअर तो हराम है, सुअर तो नजिस है, नजिस, नजिस है, अपवित्र। अपवित्र है। वैसे एक 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 महत्वपूर्ण बात, सीरियस नोट पे बात करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो भी सलाह दिए हो और रवीश कुमार अब जब भी सलाह दें, मैं एक सलाह देना चाहता हूं, अभी से लेकर के 2024 तक राहुल गांधी कुछ ना बोले, एकदम नया रूप ले मौनी बाबा का। कांग्रेस उसके बाद वास्तव में कुछ बेटर कर सकती है। ये आदमी जब भी मुंह खोलेगा, जब भी बोलेगा, तो भोजपुरी में एगो कहावत है कि उहे सियरा रंग बदल लेगा, मतलब सियार वही है, रंग गिर गया है तो शेर की तरह दिख रहा है। बाकी हर बार आप देखते हैं, हर साल एक है इंडिया टुडे पर नाम की पत्रिका, हर साल आप देखिएगा और उसमें रिलॉन्च होता है उसका। हाँ, कवर पेज पे राहुल बाबा आते हैं और कहते हैं अब मैच्योर हो गए, अब मैच्योर हो गए। साला 2008 से देख रहे हैं संजय सर, अब मैच्योरे नहीं हो रहे। उसके चक्कर में देखिए तेजस्वी जो है वो डिप्टी सीएम बन गया है, ताल ठोक रहा है। कम से कम उसे पता है कि नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट नहीं बोलना। एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो सीखी तेजस्वी यादव ने। एक रैली हुई थी बिहार में, तो तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान दिया, तो लालू यादव ने उन्हें बुला के बोला, और वो भी पब्लिक में कई लोगों के सामने, कि तेजस्वी अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी करके बुला सको। नरेंद्र मोदी से सवाल जवाब करना है तो मैं करेंगे, मैं करूंगा या नीतीश जी करेंगे, तुम्हारी अभी हैसियत नहीं है, अभी तुम राजनीति सीखो। लेकिन सामने वाला तू तड़ाक चौकीदार चोर है, एक्सेप्ट नहीं करती भारत की जनता कि नरेंद्र मोदी घूसखोर हो सकते। आप 50 क्या 1000 बार भी एक ऐसा बहुत सा झूठ बोलिए, वो झूठ एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो तो कि न, यही कह देते हैं कि आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं बोलते। अब हाँ, हम भी आरएसएस की कई बार आलोचना करते हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारे भी दिमाग में कभी नहीं आया। आरएसएस की आलोचना हम संजय सर मुद्दों पे करते हैं, और मैं आरएसएस की नहीं, टॉप लीडरशिप की आरएसएस की आलोचना करता हूं। मैं तो कहता हूं कि मैं तो आरएसएस की भी आलोचना नहीं करता। हाँ, सही आरएसएस बात की है, हम टॉप आरएसएस की टॉप टॉप लीडरशिप की लीडरशिप की आलोचना करते हैं। टॉप लीडरशिप की आलोचना होती है लेकिन सर। हर हर महादेव तो वो भी कहते हैं भाई। सर जयकारा वीर बजरंगी, ये तो हर नारे में लगता है, रुद्र अवतार है। अच्छा, दूसरा उन्होंने अद्भुत ज्ञान दिया हमको कि शिव को समझना पड़ेगा, मतलब शिव महादेव को को तो समझना नहीं कहा था उन्होंने, ये भी जो मेरे पढ़ो पास पॉइंट आया गलत। उन्होंने कहा था शिव जी को पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ो ढूंढ रहे हैं कि शिव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा जो हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं शिव जी को पढ़ूं कैसे? इतना ये तो कोई दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ही शिष्य कर सकता है। तो घूम रहा था, मैंने उनको नया नाम दिया है, मैग्सेसे अवार्डधारी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य, क्योंकि जो उनकी महानता है उससे नीचे पे करेंगे तो भाई वो तौहीन हो जाएगी। उर्दू में तौहीन शब्द ठीक है ना सर? मैं भी हाँ, सीख रहा हूँ आपके ठीक है, बिल्कुल सानिध्य में। सही, तो जो बिल्कुल है सही फिर है। वो रवीश जी की मैग्सेसे अवार्ड की तौहीन हो जाएगी। बहुत बहुत सेल्फ प्रोक्लेम्ड आप बहुत बड़े आदमी हैं वो, अ, उससे नीचे आप नहीं कह सकते, तो वही वो महानता समझ सकते हैं। ये इस प्रकार की चीजें कांग्रेस का भला नहीं करेगी। अभी 9 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे दूसरा भी टॉपिक, लेकिन आपने ये वाला टॉपिक पिक किया, क्योंकि आज एक और चीज हुआ है। योगी, अमित शाह और मोदी जी एक साथ आज रैली में निकले दिल्ली में। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि 2024 में जो है ना, कि उधर से अगर पता नहीं कौरव, पता नहीं अपने आप को पांडव कैसे समझ रहे, मैं तो बीजेपी वालों को भी पांडव नहीं मानता, पांडव और कौरव की अलग बात है। लेकिन इधर से भी धनुर्धारी तैयार है, और योगी भी बाण की वर्षा के लिए तैयार हैं सर जी। हाँ जी, हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं कि जब रवीश कुमार वहाँ पहुँच गए तो शकुनी जी जिस तरफ खड़े होंगे, तो वो कौरव है या पांडव है, ये तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहते हैं ओंकार जी? नहीं, मेरे मन में तो एक्चुअल में एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर रवीश कुमार राहुल गांधी को और कांग्रेस के नीति नियंताओं को सलाह देने के लिए उनके मतलब एडवाइजर बन गए हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको चिट्ठी छांटने के लिए भर्ती किया था और फिर मतलब समूह संपादक तक बना दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को डूबते हुए इन्होंने बचाने के लिए प्रणय रॉय और राधिका रॉय को सलाहें क्यों नहीं दी? उनको ऐसी कंडीशन में लाकर के क्यों खड़ा होने दिया गया कि
कोई अडानी जो है वो बैकडोर से शेयर हासिल करे और फिर सीधे उनके सामने प्रस्ताव रख दे, राधिका और प्रणय रॉय के साथ, कि भाई ये रहा चेक, इस पे साइन करो, अमाउंट भर दो और अपने सारे शेयर मुझे दे दो, और वो बिकने के लिए तैयार भी हो जाएं। तो रवीश जैसा हीरा उनके पास था, रवीश को तो उनको सलाह देनी चाहिए थी कि आप कैसे इस संकट से उबर सकते हैं। इसी तरह की सलाह इन्होंने यहाँ दी होगी कांग्रेस को। कहीं ऐसा ना हो कि अरब सागर में डुबो ही दें पूरी तरीके से। अभी तो थोड़ी बहुत बची हुई है, जगह जगह छुट-फुट सा कहीं कहीं घास उगाती है, फसल उगाती है, कभी कभी किसी राज्य में बाई डिफॉल्ट जीत भी जाती है। पर ऐसे लोग जो दिखाई दे रहे हैं आजकल, प्रशांत भूषण से लेकर के योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, और अलग अलग जगह रुक रुक करके वो जिस तरीके से सलाहें ले रहे हैं राष्ट्र विरोधियों से, देश विरोधियों से, हिंदू विरोधियों से, उससे तो ऐसा लगता है कि चाहे शिव पुराण की बात कर लें, चाहे महाभारत की पांडवों की बात कर लें, चाहे कुरुक्षेत्र में जाकर के आरती कर लें सरोवर पर, या बीच में जहाँ जहाँ ये मठ मंदिर और दूसरे जगह पड़ी हैं वहाँ पहुँच जाएं, ये आप ओम का दुपट्टा ओढ़ करके, इससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। मैं एक प्रोग्राम में कह भी रहा था पिछले दिनों कि जब रावण गए थे सीता का हरण करने के लिए, तो छद्म वेश बना करके ही वो गए थे वहां पर, साधु वेश में गए थे उनका हरण करने के लिए। तो जब आपको वोट की जरूरत पड़ती है तब तो आप तमाम तरह के रूप धारण कर लेते हैं, और जैसे ही चुनाव का समय समाप्त होता है उसके बाद किसी को दिखाई नहीं देते भाई बहन या माँ कि वो किसी मंदिर में गए हों पूजा करने के लिए। यानी पाखंड पूर्ण तरीके से अगर आप लोगों को भ्रम में डाल करके कि भाई हम भी अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहाँ जाते हैं वहाँ मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं तो हम भी करते हैं, मतलब ये शो करने के लिए। लेकिन जो आपकी नीतियां हैं, जो आपके तमाम अतीत में कार्यक्रम रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट रहे हैं, एक स्टेटमेंट तो अभी आपने ही पढ़ा है, और एक इनके जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुस्लिमों का है। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ड का भी यूज नहीं किया था, उन्होंने तो सीधे मुस्लिम कह दिया था। अल्पसंख्यक कहते तो थोड़ा बहुत बचाव हो जाता, लेकिन इस तरह की रीति नीतियां रही। और राम सेतु को लेकर के क्या आपने शपथ पत्र दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, कौन भूल सकता है। राम मंदिर का निर्माण अगर इतने दशकों तक लटका रहा, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र, न केवल भारत में रहने वाले हिंदू बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हिंदू जो चाहते थे कि भगवान राम का भी एक स्थल हो, वो टेंट में ना बैठें, उसमें सबसे ज्यादा रोड़े किसने लगाए, तो जनता भूल जाएगी। दूसरे जो अभिषेक जी कह रहे थे कि 2024 तक अगर ये मुंह बंद रखें तो शायद कुछ फायदा हो जाए, वो तो ठीक है, आपकी सलाह अगर उन्होंने मान भी ली, पहली बात तो ये है कि ये सलाह उनको स्वीकार्य नहीं है। नंबर 2, अगर उन्होंने ये मान भी ली तो बीजेपी का आईटी सेल क्या ताला बंद करके जा चुका है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके अब तक के जो अनमोल वचन हैं उनको बड़ा संजो करके रखे हुए हैं, तो क्या वो सब भी सोशल मीडिया से हटा लिए जाएंगे? उनको तो बहुत प्यार से बार बार प्रकाशित किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इन्होंने कहा, किस मौसम में, किस अवसर पर क्या कहा है, क्या कहा हुआ है। तो लोग आसानी से इन चीजों को ना भूलते और ना किसी को भूलने देते हैं। जी। ये बात और सही बात तो ये है कि अपने को हिंदू बताने वाले अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण बताने वाले जब रामचरितमानस पे चंद्रशेखर यादव जैसा क्रिमिनल जब फालतू की बातें बोलता है
तब इनका बोल नहीं फूटता, ना इनका, ना रवीश कुमार का। और वैसे बड़ी तो बात रवीश ये नहीं है कुमार सर, किसानों को बेरहमी के साथ पीटा गया। ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार नहीं पर इसी ये जो क्रिमिनल की जिसकी बात कर रहे हैं, यही शिक्षा मंत्री है सर। बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे घूम रहा था, एग्जाम चल रहा है और उससे पहले व्हाट्सएप पे लड़कों के घूम रहा है कि ये पेपर आया हुआ, पेपर लीक हो गया व्हाट्सएप पे। उस पे उत्तर देने के बजाय ये रामचरितमानस पे बात कर रहे हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि क्या उत्तर देंगे? शिक्षा मंत्री पे डायरेक्ट ये लग सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है जो महत्वपूर्ण है कि न तो किसानों पे बोलेंगे, न तो स्टूडेंट्स की पिटाई पे बोलेंगे, और उससे भी बड़ी बात इनके गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे कोई भी सवाल करो तो कहते हैं, हमको पता नहीं, हम पता करके बताएंगे। मतलब उनके राज्य में किसानों पे लाठी चल जा रही है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है। उनके राज्य में स्टूडेंट को पीट दिया जा रहा है, पता नहीं है। रामचरितमानस पे अब तो खैर जदयू वर्सेस आरजेडी खूब चल रहा है पिछले 2 दिनों से। जदयू और इसके बीच तलवारें खिंच गई है आरजेडी के बीच में, और नीतीश कुमार ने लिटरली कह दिया है कि इसको आरजेडी सस्पेंड करे, नहीं तो हम करेंगे नहीं। हालांकि ये भी प्रोपोगेंडा ही है, मुख्यमंत्री के ही हाथ में है मंत्रालय लेना और बनाना और छीनना। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन रवीश कुमार देखिए इस पे बात नहीं करेंगे, और भोजपुरी चैनल खोले और बिहार से चुनाव भी लड़ना है और बिहार में हो रही घटनाओं पे बात नहीं करना। तो ये सारी जो चमत्कारिक चीजें हैं जो ओमकार सर मुझसे पूछ रहे थे, उस वक्त मैं रवीश की मिमिक कर रहा था कि दूसरे राज्यों में जब होता है तो ये मौन क्यों रहते हैं। देखिए ये आदमी तो तब मौन रह गया जब पोस्ट पोल वायलेंस में पूरी दुनिया बात कर रही थी। थक हार के न्यूयॉर्क टाइम्स को भी छापना पड़ा था, भले एक छोटा सा ही कॉलम, लेकिन वहां भी छापना पड़ा था उसको कि बंगाल में ये हुआ है। लेकिन एनडीटीवी पे उस पर बात नहीं हुई थी। तो ये जो निष्पक्षता और सेलेक्टिव है ना, मैं तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई, मुझसे तो उम्मीद मत करो। धर्म युद्ध में जो निष्पक्ष है, प्रभु श्री कृष्ण ने ही कहा था, धर्म युद्ध में जो निष्पक्ष है वह धर्म के पक्ष में खड़ा है। और मैं कम से कम अभिषेक तिवारी अधर्म के पक्ष में खड़ा नहीं हूं। इसलिए मेरा एक पक्ष है, सनातन का पक्ष है, और चूंकि मेरे विचारधारा से 30-40-50% तक भाजपा ही वो मेल खाने वाली पार्टी है, इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हां, मैं बीजेपी को समर्थन करता हूं, और बिहार में 2024 में और 25 में भाजपा को जिताने के लिए, लोकसभा में भी जिताने के लिए अपनी संपूर्ण ताकत लगाऊंगा। क्योंकि झूठ बोलने से क्या फायदा है? सामने खुल खुल के अब लड़ाई हो ना मेरे और रवीश के बीच में। वो भी कांग्रेस में चले ही गए हैं, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वो कांग्रेस पार्टी में चले गए, झूठ क्या बोलना है। अभी भी पत्रकारिता है, 2 कौड़ी के यूट्यूबर बन गए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हम पत्रकार ही हैं। कब तक ये ड्रामाबाजी? हमारे दो दो कौड़ी अब हमारे लेवल में आ गए हैं भाई, अब हमारे लेवल में आ गए, हमसे बड़े नहीं रहे। वो अपना अवार्ड रख दीजिए, भूल जाइए उस पे। इसके अलावा भी मेरे एक बात ही मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से या रवीश कुमार या इन सारे लोगों से जो अभी नए नए हिंदू बन करके दिखा रहे हैं। जब उमेश कोल्हे को मारा गया था, जब कन्हैया दर्जी को मारा गया था, जब कश्मीर में हिंदुओं को टारगेटेड जिनकी हत्याएं होती हैं, तब इनकी जवान को लकवा क्यों मार जाता है? तब ये बोलते क्यों नहीं हैं? तो ये सब नाटक नौटंकी करके आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप भी हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो हिंदू होने का प्रमाण भी आपको प्रस्तुत करना चाहिए। जब जब इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तब आप जबान बंद करके नहीं बैठ सकते। जी संजय जी। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसलिए ये पूरा का पूरा जो इनका कार्यक्रम है और जिस प्रकार से ये चल रहा है, हमने देखा जाके कि किस प्रकार से ये पंजाब में जाकर इनकी जो नाटक मंडली थी उसमें जाते जाते एक बेचारे सांसद जो हैं वो अपनी प्राणों की आहुति दे बैठे, क्योंकि संभवतः सर्दी में वो देखने चले गए होंगे कि साहब मुझे भी राहुल गांधी की नकल करनी है। अब उन्हें क्या पता कि राहुल गांधी कौन सा पदार्थ लेते हैं जिससे उनको ठंडक नहीं लगती, भले वो ये कहते हो
कि मैंने इसको देखा, ये तो काँप रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैं भी अब नहीं, लेकिन वो तो काँप रहे थे सर्दी में, तुमको कँपकँपी क्यों नहीं लगती भाई? जी। एक और सवाल खड़ा होता है ना, और ये जवाब तो देना चाहिए ना राहुल गांधी को और उनके जो प्रबंधक हैं उनको। अगर 3 लड़कियां कांपती हुई इनके पास आई थी फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये जो यात्रा पर आप सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा उन 3 बच्चियों के लिए भी खर्च कर देते, उनको स्वेटर ही पहना करके भेज देते, उनको गर्म कपड़े ही दे देते, तो उनको ज्ञान दे दिया ना। बजाय गजब बात मतलब कर रहे हैं उनको ओंकार सर, जब बोल ही ज्ञान दिया कि सर्दी से आप डरते हैं तभी सर्दी लगती है, वो ज्ञान दिया होगा उसको कि तुम कांपो मत, डरो मत। मान लो कि सर्दी वो नहीं है। इस सांसद आदमी महोदय ने को भी यही कह दिया होगा, बेचारे सांसद जी काल कवलित हो गए। संजय सर, इस आदमी ने जयपुर के एक रैली में बयान दिया था, पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड। यस। मुझे लगा पहली बार कि इसका जो राइटर है ना वो यूएसए से है, क्योंकि वहां भी वैसे गरीबी है, लेकिन इंडिया में तो रियलिटी है। पिछले 50 साल से ये पार्टी गरीबी हटा रही है और कह रही है पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड। जब एक लाइन में आप गरीबी हटा सकते हैं, ये जो दिव्य ज्ञान है ना सर, इसीलिए आरफा खानम शेरवानी कह रही थी कि आदमी तपस्वी है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान तो मामूली आदमी नहीं दे सकता है। पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड, पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड, कोल्ड इज स्टेट ऑफ माइंड, कोल्ड एंड कफ इज स्टेट ऑफ माइंड। तो ये सारी चीज जो है ना स्टेट ऑफ माइंड है। सही माने में हम ये इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि राहुल गांधी एंड रवीश कुमार, दे आर बोथ स्टेट्स ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। ये भी ठीक है। सही है, सही अच्छा, कंक्लूजन। एक मैं जाते जाते एक बहुत सीरियस नहीं, थोड़ा सा लाइट मोड पे एक चीज कहना चाहता हूँ राहुल गांधी के लिए। एक बार राहुल गांधी एक नया नदी के किनारे बैठा हुआ था, उसके पास एक फिजिक्स का टीचर था और एक मैथमेटिक्स का टीचर था। तो मैथमेटिक्स का टीचर जो है वो नदी में गया और बोला मैं इसका वॉल्यूम निकाल के आता हूँ, उसमें वो डूब गया। वो फिर फिजिक्स वाला टीचर गया, वो डेंसिटी निकालने गया, वो भी डूब गया। तो राहुल गांधी ने निष्कर्ष निकाला फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर घुलनशील है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के टीचर, हाँ, वो पानी में घुलनशील है। अच्छा। बिल्कुल, राहुल गांधी तो उसी टाइप के है ना कि भाई नदी पार करनी हो तो उसकी एवरेज निकाल ले और कहे कि अरे भाई इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो तो 5 फीट है और मैं 5 फीट 7-8 इंच का हूँ, मैं पार कर जाऊंगा। हाँ, बस वही लेकिन है। मुझे एक बात का बड़ा दुख है, एक्चुअल में इतना ज्ञानी व्यक्ति है वो, उसको देखिए अर्थनीति का भरपूर ज्ञान है, उसको रक्षा नीति का, विदेश नीति का प्रचुर मात्रा में ज्ञान है, उसको मतलब हमारे पौराणिक ग्रंथों का जो तमाम घटनाएं हुई हैं, चाहे भगवान राम के काल की हों, चाहे महाभारत काल हो, उनका बहुत ही विराट ज्ञान है। लेकिन उस आदमी की कीमत ना ये देश समझ रहा है और ना हम जैसे मूर्ख लोग समझ पा रहे हैं, जो चैनलों पर बैठ करके मतलब एक तरह की ये बकलोली करते रहते हैं। मतलब इतना बड़ा ज्ञान का भंडार और उसको कोई मतलब सम्मान नहीं दे पा रहा है, जो उसका स्थान होना चाहिए वो उसको स्थान नहीं मिल रहा है। तो आदमी जो है फिर उसका यही हाल होगा कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी मतलब वो ये साबित करने के लिए उतर पड़ेगा टी शर्ट में कि मतलब मेरे भीतर कितनी ताकत, ज्ञान भरा पड़ा है और मेरा शरीर भी लोहा लाट है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी मैं डरता नहीं हूँ और मतलब 3,3500 किलोमीटर की यात्रा मैं कर सकता हूँ। कितनी क्षमताएं मेरे भीतर भरी पड़ी हैं, लेकिन इस देश के नागरिक और जो समीक्षक हैं, विश्लेषक हैं, वो मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। मार दिया ना सर, समझने का प्रयास कर रहे थे जब तक वो खुद ही बोल बैठे मैं हुई नहीं राहुल गांधी। आप जो राहुल गांधी समझते हो वो मैं हुई नहीं, उसे मार दिया मैंने। तो इस परम योगी और दिव्य ज्ञान वाले तो
तो उसके साथ में मतलब एक नौबत। रवीश कुमार जैसा एक परम सिद्ध जो है, तो एक परम सिद्ध, एक परम योगी, 2 मिल जाएँ तो बस सोने में सुहागा। और इसी सोने में सुहागे को हम जो है इनके क्या कहें, गुड विशेस देते हुए हम यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी जय श्री आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी उर्फ रवीश कुमार आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।